अध्याय 2587 बनाम बेवुल्फ। सैम और उसके साथी आकाश में उड़ गए। बेवुल्फ अब और खुद को रोक नहीं पाया और हमला करने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, स्नैश उसने खुद को छाया ऊर्जा से घिरा पाया। उसके नीचे और उसके चारों ओर 100 मील के दायरे में फैला पूरा इलाका एक छाया पोर्टल में बदल गया। अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करने से पहले ही उसने छाया के उस हिस्से से एक मानवाकार छाया को प्रकट होते देखा। कब बेवुल्फ ने भय से अपनी आंखें खोली, सैम ने उसे ठंडे स्वर में देखा। क्या तुम जानते हो कि तुम जैसे नासमझों में जब थोड़ी सी भी ताकत आ जाती है तो क्या पनपता है? घमंड। तुम अपने भले के लिए बहुत घमंडी हो और तुमने छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम जैसे लोग कैसे सोचते हैं और तुम्हें लगता है कि मैं इसके लिए तैयार नहीं रहूंगा। यही आज तुम्हें मार डालेगा। बेवुल्फ की मानवरूपी परछाई छाया के क्षेत्र से निकली और बेवुल्फ पर हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। उसी क्षण सैम ने पक्षी कठपुतलियों को भेजा, जिन्होंने लड़ रहे दोनों शक्तिशाली योद्धाओं को घेर लिया। उसने छायालोक की अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग करके अपने और उन राक्षसों के चारों ओर एक ढाल भी बना ली। बेवुल्फ की ओर उड़ते हुए पक्षी कठपुतलियों का कोई अस्तित्व नहीं था। लड़ाई से उत्पन्न झटकों ने ही उन्हें चूर चूर कर दिया। हालांकि सैम को इस नुकसान की परवाह नहीं थी और वह लगातार और कठपुतलियां भेजता रहा। ये कठपुतलियां उस समय उसकी सर्वोत्तम और सबसे मजबूत गुणवत्ता की थीं। एक समय पर बेवुल्फ और परछाई दोनों ने कुछ देखा। कमजोर होने के बावजूद कठपुतलियां खतरनाक भी हो सकती थी, इसलिए बेवुल्फ को उन पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा ताकि उनमें से कोई भी उसके करीब आने पर जीवित न बचे। उसी समय परछाई ने देखा कि कठपुतलियों की उपस्थिति उसके प्रतिद्वंद्वी को सतर्क कर रही है। इसलिए जहां बेवुल्फ ने कठपुतलियों को नष्ट करने के लिए और अधिक झटके उत्पन्न किए, वहीं परछाई ने ठीक विपरीत किया। इस संकेत को समझते हुए सैम ने और भी अधिक पक्षी कठपुतलियां भेजी। सैकड़ों कठपुतलियां एक साथ उन दोनों के चारों ओर उड़ने लगी। जब बेवुल्फ को इस पर संदेह होने लगा, तो सैम ने आखिरकार अपना अगला कदम उठाया। स्नश उसके भंडार से एक विशाल कंकाल संरचना निकली। ये 15 फीट लंबी थी और तोप के आकार की थी। इसकी हर चीज लोहे की तोप के सामान्य बैरल जैसी थी। इस पर हजारों शिलालेख खुदे हुए थे। जैसे ही उसने इसे बाहर निकाला, बाहर बह रही अत्यधिक छाया ऊर्जा तोप में समा गई। इस पर पहले से ही 1 दर्जन से अधिक दिव्य विरासतें अंकित थीं। फिर भी तोप ने लालच से सारी शक्ति को सोख लिया और उसे बैरल पर केंद्रित करना शुरू कर दिया। तोप पर मंत्रमुग्ध आत्माएं ऊर्जा को स्थिर करने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रही थी। सैम ने थंडर प्रिजन को बाहर निकाला। उसने इसकी संरचना को एक विशाल दस्ताने के समान रूप में बदल दिया और उस दस्ताने को पहने हुए अपना हाथ तोप के पिछले हिस्से पर रख दिया। तोप में समाहित छाया ऊर्जा अत्यधिक थी। सैम इसका अत्यधिक दबाव महसूस कर सकता था। उसमें इतनी ऊर्जा नहीं होनी चाहिए। अगले ही पल सारी दैवीय शक्तियां समाप्त हो गईं और अंततः बेवुल्फ का ध्यान तोप की ओर आकर्षित हुआ। लेकिन उसके लिए दुर्भाग्यवश बहुत देर हो चुकी थी। सैम ने तोप को हिलाया और उसका बैरल बेवुल्फ की ओर तान दिया। बेवुल्फ ने खतरे को भांप लिया और बचने के लिए तैयार हो गया, लेकिन समस्या ये थी कि वह साया जो अपनी अचूक सहज प्रवृत्ति से सबसे प्रभावी ढंग से लड़ता है, उसने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और बेवुल्फ पर हमला कर दिया। धमाका भाले का हमला बेवुल्फ की गर्दन पर खतरनाक ढंग से किया गया था, जो लगभग लग ही गया था। बेवुल्फ ने अपनी रक्षा क्रिया को सक्रिय किया और हवा में उड़ गया। उसी क्षण सैम तोप के साथ उस स्थान से गायब हो गया और बेवुल्फ के पीछे उसके उड़ने के रास्ते में फिर से प्रकट हो गया। सैम ने एक पक्षी कठपुतली का उपयोग एंकर के रूप में किया और उनकी स्थानिक स्थिति को बदल दिया। फिर उसने गोली चला दी। धमाका तोप के झटके से तोप हवा में उड़ गई और उससे जुड़ा सैम उसका पूरा बल महसूस कर गया। उसके हाथ चकनाचूर हो गए थे। दरारों से खून की धुंध निकल रही थी। उसके अंग टूट गए थे। उसके कई आंतरिक अंग चूर चूर हो गए थे। छाया ऊर्जा तेजी से फैल रही थी और उसकी आत्मा बुरी तरह कांप रही थी। उसकी खोपड़ी में कई फ्रैक्चर थे और सैम को पूरा यकीन है कि एक पल के लिए उसका दिल रुक गया था। हालांकि थंडर प्रिजन और तोप दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं। सैम ने अपनी बची खुची चेतना से स्थानिक स्थानांतरण सक्रिय किया। उसे असहनीय दर्द हुआ। वह वापस अपने उन जानवरों के पास पहुंच गया, जो उसे तोप और बिजली की जेल के साथ अपने साथ ले गए। इसी दौरान तोप से निकला ऊर्जा विस्फोट सीधे बेवुल्फ की छाती पर लगा और उसके पलटवार से पास में मौजूद 100 से ज्यादा पक्षी कठपुतलियां लगभग नष्ट हो गईं। हमला शक्तिशाली था, लेकिन इतना शक्तिशाली नहीं कि बेवुल्फ को एक ही वार में मार सके। उसे चोट जरूर आई, लेकिन उसे भी जानलेवा चोट नहीं माना जा सकता। ज्यादा से ज्यादा मामूली चोट ही थी। लेकिन सैम जिस समय और स्थिति में था, उसके हिसाब से वह बस इतना ही कर सकता था। लेकिन इतना ही काफी था, क्योंकि सैम का उद्देश्य कभी भी तुरंत नुकसान पहुंचाना नहीं था। उसका उद्देश्य छाया ऊर्जा से शरीर को नष्ट करना था और उसने इसे बखूबी अंजाम दिया। बेवुल्फ ने महसूस किया कि उसका शरीर छाया ऊर्जा से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और उसकी गति बहुत धीमी हो गई। छाया को बस इतना ही चाहिए था। उसने अविश्वसनीय गति से बेवुल्फ पर हमला किया और देखते ही देखते लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया। सैम को पता भी नहीं चला कि उसने क्या किया। वह बस सो गया और जंगल के भालू ने उसका इलाज किया। लड़ाई जारी रहने के दौरान उसकी हड्डियां धीरे धीरे जुड़ने लगी।
जब बेवुल्फ काफी कमजोर हो गया तो बचे हुए पक्षी कठपुतलियों में से एक उसकी ओर उड़ी। सैम ठीक उसी क्षण जागा, उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। वह अभी भी घायल था, लेकिन अब वह अपनी औषधीय शराब से खुद को ठीक कर सकता था। उसने देखा कि पक्षी कठपुतली उड़ी और फैलकर उस आकृति को प्रकट कर दिया। इसने बेवुल्फ को अचानक घेर लिया और उससे दिव्य शक्ति चूसने लगी, जबकि परछाई ने भाले से उसकी छाती पर सीधा वार किया। बेवुल्फ ने महसूस किया कि उसकी हालत गंभीर है। तुम कमीने, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा, उसने दांत पीसते हुए कहा। उसके शरीर से सुनहरी अलौकिक ऊर्जा फैल गई। परछाई तुरंत नष्ट हो गई और उसके साथ ही बाकी पक्षी कठपुतलियां और उनके चारों ओर की आकृति भी नष्ट हो गई। पोर्टल को खुला रखने वाले स्थानिक नोड नष्ट हो गए। परछाई पोर्टल गायब हो गया और पूरा क्षेत्र सामान्य हो गया। खांसी बेवुल्फ अभी भी जीवित है, लेकिन उसका शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। आकाशीय ऊर्जा ने उसके आंतरिक तंत्र को बुरी तरह प्रभावित किया और उसके शरीर के छिद्रों से खून बहने लगा। लेकिन उस हालत में भी उसने किसी तरह एक ट्रांसफरेंस टोकन निकाला और भाग निकला। सैम ने अपनी जीभ चटकाई। काश उसने तोप को पहले से ही चार्ज कर लिया होता। शायद वह एक और वार कर पाता। लेकिन ये भी ठीक है। आखिर उसने बेवुल्फ से एक बहुत खास वादा किया था और अगर वह उस वादे को पूरा नहीं करता तो उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती। अध्याय 2588 चुनौती। जब सैम एक उच्च कोटि के साधक को विदा कर रहा था, तभी हस्तिन गांव से कुछ ही दूरी पर स्थित बेस कैंप में मिर्मोन और शिन हवा में खड़े होकर पार्थ को देख रहे थे, जो अपने गांव के ऊपर आकाश में ध्यान कर रहा था। दोनों एक दूसरे की उपस्थिति को देख और महसूस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मिर्मोन और शिन ने हस्तिन गांव में हो रहे बदलावों को भी महसूस किया। मैंने अपने जासूसों से सुना था कि हस्तिन गांव में कुछ बदलाव करने की जल्दी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे सचमुच युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वह अस्थि गुंबद, उससे एक बहुत शक्तिशाली आभा निकल रही है। जब तक हम खुद कोई कदम नहीं उठाते, तब तक हमारे लिए उसकी रक्षा पंक्ति को तोड़ना मुश्किल होगा। शिन ने अस्थि गुंबद के वास्तविक रक्षा स्तर का अनुमान लगाने की कोशिश करते हुए कहा। सौभाग्य से ये वर्जित है। मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया है। पार्थ और हस्तिन गांव के विरुद्ध जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपने ग्रह के युद्ध नियमों को तोड़ने के बिल्कुल खिलाफ हूँ। पार्थ तभी तक प्रतिद्वंद्वी है जब तक वह नियमों से बंधा है। एक बार जब हम नियम तोड़ देंगे, तो वह नियमों से मुक्त हो जाएगा और फिर वह एक हत्यारा बन जाएगा। ठीक है, तुमने यह बात लाखों बार कही है। मुझे कभी पता नहीं था कि तुम उससे इतना डरते हो। मुझे लगा था कि तुम दोनों ने कभी ये तय नहीं किया कि तुम दोनों में से कौन अधिक शक्तिशाली है। मुझे चुनौती देने की कोशिश मत करो। अगर बात सिर्फ शारीरिक शक्ति और ऊर्जा क्षमता की हो, तो हम बराबर हैं। लेकिन अगर हम जीवन मरण की असली लड़ाई में उलझे हों, तो मेरा मानना है कि पार्थ ही जीतेगा। मुझे यह मानने में कोई शर्म नहीं है। शिन स्तब्ध रह गया और उसने मिर्मन की ओर देखा। तुम सचमुच डरे हुए हो। जिस तरह से तुम आमतौर पर व्यवहार करते हो, मुझे लगा था कि तुम में आत्मविश्वास है। क्या तुम दिखावा कर रहे थे? नहीं, मैं अपना आत्मविश्वास जुटाने की कोशिश कर रहा था। मिर्मोन ने बातचीत जारी नहीं रखी और पार्थ को देखता रहा। तो हम हमला कब शुरू करेंगे? शिन ने बात बदलते हुए कहा। बेवुल्फ की स्थिति तय होने के बाद। मैंने जानबूझकर बेवुल्फ को जाने दिया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि क्या पार्थ सैम को बचाने के लिए आगे आएगा। उसके बोलते ही अचानक मिर्मोन और शिन दोनों को कुछ महसूस हुआ। दोनों ने सैम के ठिकाने की ओर देखा। उनके चेहरे पर गहरी शिकन आ गई। उसी समय पार्थ ने भी उसी दिशा में देखा। उसने आखिरकार अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ये केवल एक पल के लिए था, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान की अवस्था में वापस चला गया। मिर्मोन ने दांत पीसते हुए कोसना शुरू कर दिया। ये कमीना बेवुल्फ, मुझे पता था कि सैक्सन कमीनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जाहिर है, वह निराश था, लेकिन साथ ही वह और शिन दोनों हैरान भी थे। वह सैम, उसकी रणनीति में वाकई हमारे स्तर के लोगों से निपटने की पर्याप्त शक्ति है। शिन ने हैरानी से कहा। तुम इतने हैरान क्यों हो? हमने तो पहले ही देख लिया है कि उसके पास जो ज्ञान था, उससे क्या हो सकता था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसने अपने लिए कुछ भी छिपाकर नहीं रखा? उसके पास कहीं बेहतर सैन्य संरचनाएं और हथियार रहे होंगे। हो सकता है उसने हस्तिन को भी ये दिए हों। मिर्मोन बुदबुदाया और उसने पार्थ की ओर देखा। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद वह बोला, चलो शुरू करते हैं। अब और इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। अगर पार्थ सैम को बचाने के लिए आगे बढ़ता, तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता। वैसे भी ऐसा नहीं है कि यह अप्रत्याशित था। दोनों तेजी से अपने अस्थायी शिविर की ओर बढ़े। एक संचार प्रणाली खुल गई जिससे वे बाकी लोगों से बात कर सके। सभी शक्तिशाली योद्धा स्क्रीन पर दिखाई दिए। बेवुल्फ नाकाम रहा। उसने अपनी दिव्य ऊर्जा का भी इस्तेमाल कर लिया, इसलिए वह अब काम नहीं कर सकता। हमें उसके बिना आगे बढ़ना होगा, मायरमन ने कहा। एक पल के लिए बाकी सब चुप हो गए। सबने गहरी सांसें लीं। उनमें से एक बोला, मायरमन चलो, हम आगे बढ़ रहे हैं। समूह गायब हो गया। अगले 2 मिनट के भीतर 1 दर्जन लोग, उनमें से 4 सर्वोच्च स्तर के साधक हैं। 4 अलग अलग गुटों के शक्तिशाली सदस्य। शेष 8 अंतिम चरण के साधक हैं। उन सभी के पास स्वर्णिक ग्रंथ हैं।
मायरमन ने उनकी ओर देखकर पूछा, तुम्हारे गुटों को मैदानों की तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर तुम्हारी मृत्यु हुई तो इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। उन सभी ने एक दूसरे को देखा, सिर हिलाया और हस्तिन गांव की ओर उड़ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अस्थि गुंबद के चारों ओर एक घेरा बनाया। घेरे के बीचों बीच पार्थ अभी भी ऐसे मंडरा रहा था मानो दुनिया में शांति छाई हो, लेकिन फिर भी उन्हें दबाव महसूस हो रहा था। पार्थ का इतना शांत और स्थिर होना उन्हें डरा रहा था। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई, उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उनके शरीर का हर कण उन्हें वहां से तुरंत निकल जाने के लिए कह रहा था, लेकिन वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाए। उनके पास एक योजना थी जिसका उन्हें पालन करना था और उन्हें हर हाल में उसे पूरा करना था। पार्थ और हस्तिन गांव के लोगों, हम आज यहाँ हस्तिन गांव के योद्धाओं को चुनौती देने के अपने अधिकार के साथ उपस्थित हैं। कृपया आगे आएं और अपनी चुनौतियों को स्वीकार करें। दोनों ने अपने हाथ फैलाकर पांडुलिपियां चौड़ी कर ली। उनकी मुद्रा, भाव भंगिमा, यहाँ तक कि उनकी आवाज भी उनकी विनम्रता को दर्शाती थी। उनके शब्द खोखले नहीं थे। उन्होंने जो कुछ भी कहा उसका उन्होंने अर्थ समझा और ये तब सिद्ध हुआ जब पांडुलिपि पर लिखे शब्द सुनहरी रोशनी से जगमगा उठे। उसी क्षण भीम मुस्कुराते हुए दोनों के सामने प्रकट हुए। उनका बलवान शरीर उत्साह से कांप रहा था जब उन्होंने दोनों पांडुलिपियां ग्रहण की। मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ, लेकिन चूंकि यह आपकी पसंद का मैदान है, इसलिए शर्त मेरी होगी। क्या आप सहमत हैं?